तो मुझे अपना रोल समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मेडिसिन या डॉक्टर रिलेटेड चीज़ें बहुत ही कम है। कोई बीमार पड़ गया तो उसको एक टैबलेट दे दिया, कोई सर्जरी वैसे कुछ नहीं होती थी। पहली पोस्टिंग, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं था, सच पूछे तो कभी कभी खाने की भी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि एक आइलैंड है, वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ कोई टेलीफोन नहीं है, वहाँ कोई वायरलेस या टेलीविज़न या किसी की सुविधा नहीं है, टेलीविज़न एंटरटेनमेंट की, तो आप कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं? Correct. ये मेंटली टफ होता है। एंड अ डॉक्टर इन डिफेंस फोर्सेज लाइक सोने पे सुहागा। तो ये सारी चीज़ें डे 1 से इनग्रेन कर दी जाती हैं आप में, और 4.5 साल के बाद जब आप निकलते हो, यू बिकम अ ट्रू जेंटलमैन ही इज फिल्ड विद ऑनर, इंटीग्रिटी, करेज, डिसिप्लिन, और प्रॉपर जो बोलते हैं एक बिना मैल प्रैक्टिसेस वाला एक डॉक्टर निकल के बाहर आता है। हर पोस्टिंग आपको एक एक्सपीरियंस देती है, आपको टफ बनाती है मेंटली। मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में थी, और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो है वो इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं, और कैम्बल बे आइलैंड है जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है। मैं वहीं पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग, यानी मेरी एज थी लगभग 24 साल। पेशेंट हमारे पास बिल्कुल नहीं थे। सबसे अच्छी बात है कि आप हिंदुस्तान को बहुत करीब से देखते हो। वेरी ट्रू। मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके हम लोगों ने लगभग 24-25 स्टेट्स देख लिए हिंदुस्तान के, जहाँ रहे हैं हम लोग, एंड वहाँ के कल्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप सिविल नौकरी में नहीं पा सकते। जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ANO प्रीति स्वामी। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेडिकल ऑफिसर्स वो भी आर्म फोर्सेस में कैसे होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो कौन सी हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, या हमें क्या डिफरेंट करना होता है वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे की। वहाँ की एंट्री के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। इन सारी बातों को आज हम अपने इस पॉडकास्ट में लेके आए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि वहाँ की ट्रेनिंग कैसे होती है, वहाँ पे एकेडमिक पैरामीटर्स क्या होता है, और एक्सेल करने के लिए या कमेंडेशन लेने के लिए, अवार्ड्स लेने के लिए वो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो आपको अभी इस अर्ली एज में अगर आ जाएंगे ना बच्चों, तो आप ज़रूर एक्सेल करोगे। इन सारी बातों को जवाब देने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में जो सर आए हैं वो है सर्जन कमांडर Professor Vimal Vibhakar, retired. So, sir is highly accomplished medical administrator. He is a professor and a university level examiner in general surgery and highly experienced laparoscopic general surgeon. And he took voluntary retirement (PMR) from Indian Navy with more than 20 years of surgical expertise. These days, sir is working as a medical director of 450 bedded territory Park Hospitals, Mohali. He got a commendation by the Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command, Cochin, on 15th August 2008. Again, he got a commendation by Flag Officer Commanding in Chief, Western Command, Mumbai, on 15th August 2016. So, sir, first of all, we wholeheartedly welcome you for our show. थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। थैंक जय हिंद सर। तो सर, सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, ये डिफरेंस बताना कि मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड, तो ये थोड़ा सा एक पहला बेसिक क्वेश्चन है कि लाइटर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो तीनों जो आपने मेंशन किया, इन तीनों की जो यूनिफॉर्म होती है यस सर, वो बेहद ही मनमोहक होती है, और तीनों ही सफ़ेद या वाइट कलर के होते हैं। तो शायद इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों या उनके पेरेंट्स, अभिभावकों में भी ये रहता है, ये कन्फ्यूजन। तो मैं बता दूं, जो इंडियन नेवी है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एक विंग है। जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इसकी यूनिफॉर्म वाइट होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंट्रोल होता है सर। कमिंग टू इंडियन कोस्ट गार्ड, ये वाइट यूनिफॉर्म है। इनका कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है। तो दोनों अलग है। इन दोनों का रोल भी अलग है। ठीक है सर। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, कोस्ट मतलब तटवर्ती, करेक्ट सर। तो कोस्ट गार्ड है हमारे जो हिंदुस्तान के जो तटवर्ती प्रदेश हैं उनकी पेट्रोलिंग करते हैं, और उससे दुश्मनों का अगर कोई जहाज है उसे इंटरसेप्ट करते हैं। बेसिकली सुरक्षा में ये हमारी मदद करते हैं। इंडियन नेवी जो है वो
कोस्ट गार्ड से हट के, यानी उससे आगे जो समंदर का इलाका है, ओके जो इंटरनेशनल वाटर्स है, Okay. वहाँ जाने की परमिशन आमतौर पे या सुरक्षा की जिम्मेवारी आमतौर पे इंडियन नेवी को दी जाती है। ओके और तीसरा जो बचता है वो है मर्चेंट नेवी। Okay. तो एज द नेम सजेस्ट, मर्चेंट नेवी है जो मर्चेंट के काम करते हैं, यानी सामान का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, राइट फ्रॉम डीजल टू खाद्य पदार्थ, सब चीज़ का वो Okay. एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। आयात निर्यात में इनका रोल होता है। ओके तो सर इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्वालिफिकेशन इन तीनों में एज अ स्टूडेंट या क्या फील्ड होता है उसके बारे में बताइए। जी, स्टैंडर्ड 12th के बाद, 12वीं क्लास की परीक्षा पास होने के बाद नॉर्मली हम लोग एक रिटन एग्ज़ाम देते ठीक हैं है। जो नीट के नाम से आजकल जानी जाती है। यस सर। और मेरे टाइम में, यानी आज से लगभग 30 साल पहले, मैंने 1992 में Okay. एफएमसी में एंट्रेंस लिया था। Okay. उस वक्त ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, एफएमसी का अलग। ओके और उस वक्त लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चों ने दिया था। ओके और मेरा रैंक उस वक्त 48 रैंक था वाओ उस ग्रेट वक्त। सर। हाँ जी हाँ। और उसके बाद मुझे जो हिंदुस्तान का प्रेस्टिजियस और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, मिला। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, यस सर। वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। ओके सर। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, और अभिभावकों को भी, पेरेंट्स को, कि 12th तक ओके अगर साइंस स्ट्रीम उन्होंने लिया है 10th के बाद और ऑप्ट कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ओके तो एफएमसी शुड बी देयर इन योर चॉइसेस, टॉप Okay. मोस्ट, वन ऑफ द Okay. टॉप चॉइसेस। Hmm. नीट के एग्जाम के थ्रू तो पढ़ाई अच्छी से करें ताकि आप टॉप करें Hmm. और एफएमसी में आए। आ जाए। तो ये प्रवेश की जो मैं बात कर रहा था, हाउ डू यू एंटर और हाउ डू यू राइट एन एंट्रेंस एग्जाम ओके टू गेट इनटू एएफएमसी। और सर जो कोस्ट गार्ड है और जो इंडियन नेवी है उनका भी 12th के बाद ही होता है। हाँ जी मैम, वो उसके भी है। बाद हाँ, उनके साथ वो चलते जी। हैं, जैसे एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनडीए भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करती है। Correct. तो एनडीए के थ्रू जब आप बच्चे 12th का एग्जाम लिखते हैं और उसके बाद वो एनडीए में एडमिशन लेते हैं, उनकी अपनी एसएसबी होती है, उनका अपना रिटन एग्जाम होता है। ओके और उसके बाद आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है एनडीए में। ओके उस दौरान आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ओके आपको नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में बांट दिया जाता है ओके एनडीए के बाद। अच्छा तो 3 साल वो जो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है एनडीए में, जहाँ ग्रेजुएशन भी होता है पढ़ाई, अच्छा जहाँ ट्रेनिंग भी होता है डिफेंस के थ्रू, और उसके बाद जब 3 साल पर जब पासिंग आउट परेड होता है ओके तो आप उसी हिसाब से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन ज्वाइन करते हैं। ओके कोस्ट गार्ड में ये नहीं है मैम। कोस्ट गार्ड Okay. की जो ट्रेनिंग है वो 12th के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो डायरेक्ट वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो उनकी अच्छा। वेबसाइट पे उनकी वैकेंसीज निकलती हैं उसके थ्रू उसके थ्रू जाते हैं। Okay. एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि कोस्ट गार्ड में भी डॉक्टर्स होते हैं, Okay. लेकिन वो डॉक्टर्स इंडियन नेवी उन्हें प्रोवाइड करती है। अच्छा इंडियन okay, नेवी Navy से वो के through। सेकंड होके जाते हैं कि Okay. 2 साल के लिए आप डेपुटेशन पे कोस्ट गार्ड पर Coast चाहिए। Guard पे कोस्ट जाइए। गार्ड की अपनी मेडिकल सर्विसेज जैसी कोई टीम नहीं है। ओके तो इंडियन नेवी उसको सपोर्ट जी, करती बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है सर, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बिकम अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मैं डॉक्टर बना? आई वाज बोर्न इन रांची। Okay. उस समय यूनिफाइड बिहार था एंड वी वर सेटल्ड इन पटना। सो प्रॉपर मैंने देखा जो पटना और बिहार उस समय काफ़ी पिछड़ा हुआ प्रदेश था, तो मेरे यहाँ मेडिकल सुविधा बहुत ही कम थी। तो उन चीज़ों को, और समाज का जो आर्थिक स्थिति और एजुकेशन वगैरह काफ़ी नीचे की तरफ था बिहार में, यस सर। ये चीज़ों ने मेरे ऊपर काफ़ी असर किया। और मैंने एक बड़ी अच्छी स्कूल से भी पढ़ाई की, कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ पर, सेंट माइकल्स हाई स्कूल Okay. पटना में, जो कि 150 साल पुराना है। तो वहाँ पे जो सिस्टर्स थी, ब्रदर्स थे, फादर्स बोला करते थे हम लोग, प्रिंसिपल, उन्होंने काफ़ी अच्छी हमारे में जो संस्कार पिरोए और बोए, जिसमें से समाज सेवा एक बहुत ही सोशल सर्विस था। ओके और उसके थ्रू फिर धीरे धीरे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं मेडिकल सर्विसेज ही ज्वाइन करूंगा, ओके सो दैट मैं सोसाइटी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना चाहता था। तो Okay. ये थी मेरे दिमाग तो में ये चीज़। आपका जो मतलब कह रही है कि ये चाइल्डहुड की जो जर्नी थी, हाँ जी, बिल्कुल। उसने आपको मोटिवेट किया to be a बिल्कुल बिल्कुल doctor, बिल्कुल है ना? बिल्कुल To be a 7th doctor। 8th ऑनवर्ड्स मुझे याद था। ओके तो सर अब आते हैं कि जब एक स्टूडेंट की एंट्री हो जाती है एएफएमसी में, तो ये जो आपका कोर्स है वो कैसे बाकी डॉक्टरी कोर्स है जो हम नॉर्मल करते हैं सिविलियन से, Right. उसकी ट्रेनिंग और उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी जर्नी कैसे डिफरेंट होती है? राइट। मेरी एक इच्छा भी थी कि मैं एक डिफेंस ऑफिसर बनूं ओके या आईपीएस ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे क्लोज रिलेटिव सारे आईपीएस और आईएएस थे। ओके तो जब एएफएमसी में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, काफ़ी अच्छे नंबर आए, तो एक तो डिफेंस ऑफिसर बनने का ख्वाब था, वो भी हो जाएगा, और डॉक्टर जो मेन था वो मेरा वो भी पूरा हो हो जाएगा, जाएगा। हाँ। ट्रेनिंग के दौरान एएफएमसी में जब आप जाते हो, ये लगभग 4.5 साल का कोर्स होता है, एमबीबीएस। ओके उस दौरान आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, यानी क्लासेस लगाते हैं, और
उसको एक कायदे में रह के सीखते हैं, एक अच्छा। डिसिप्लिन में सीखते हैं। ओके। एक आप में फौज की जो ट्रेनिंग है वो भी डे 1 से शुरू हो जाती है, यानी 5:30-6 बजे उठना, ओके। पीटी के लिए जाना, 6:30 बजे आधे घंटे पीटी करके आना, क्योंकि विषय की हेल्दी माइंड गिव्स हाँ। टू हेल्दी बॉडी। यस सर। तो उसके बाद फिर आप हमारी क्लासेस 7:30 बजे शुरू हो जाती हैं। ठीक है। टाइम पर ब्रेकफास्ट करना, हम्म। 7 से 7:15 के बीच में हम लोग 15 मिनट ब्रेकफास्ट करते थे और 15 मिनट चल कर जाते थे। 1 किलोमीटर दूर हमारे जो कैंपस में क्लासेस हुआ करती थी हॉस्टल से। तो ये सारी चीज़ें डे 1 से इनग्रेन कर दी जाती हैं आप में। और 4.5 साल के बाद जब आप निकलते हो, यू बिकम अ ट्रू जेंटलमैन यस। ही इज फिल्ड विद ऑनर, इंटीग्रिटी, करेज, डिसिप्लिन करेक्ट। और प्रॉपर जो बोलते हैं एक बिना मैल प्रैक्टिसेस वाला एक डॉक्टर निकल के बाहर आता है। तो बिल्कुल। ये चीज़ों ने मुझे बड़ा आकर्षित किया और मुझे खुशी इस बात की, मैंने कई पेरेंट्स को भी गाइड किया था, या कई बच्चे जो आते थे, जो स्टूडेंट्स थे मेरे, जो 10th 11th 12th में करियर गाइडेंस के दौरान, ओके। और उनको मैंने गाइड किया कि दे शुड जॉइन ईदर डिफेंस फोर्सेज, एंड अ डॉक्टर इन डिफेंस फोर्सेज इज लाइक सोने पे सुहागा। ओके। बिल्कुल। तो ये मैसेज जो भी हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, उनके लिए कितना खूबसूरत सा मैसेज है कि आपने डॉक्टर तो बनना ही है, तो क्यों ना एक बार बस एग्ज़ाम भी दे के देख ही ले, तो लक बाई चांस हुआ या आपका पूरा शायद इच्छा ही कर जाए कि हम फोर्सेस भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो सर, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम वहाँ पे डॉक्टर की हमारी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, फिर वो पोस्टिंग्स पे आती है। हाँ तो जी। इंडियन नेवी में पोस्टिंग्स का क्या रोल है? मतलब अच्छी आती है कि हमें बहुत कभी-कभी ऐसे जगह पे भी जाना पड़ता है जो इतना हमें मतलब तजुर्बा नहीं होता उस जगह का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। जैसे मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो इंडियन नेवी है उसकी स्ट्रेंथ लगभग 1 लाख है, छोटी सी है, ओके। बिकॉज हमारी इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा है, ओके। वो करोड़ों में है, एंड एयरफोर्स बीच में आता है। तो हमारे यहाँ जब हम एफएमसी में पढ़ाई करते हैं, हाँ जी। हमें जो टॉपर्स होते हैं उनको नेवी की 2 या 3 या 4 सीटें रिलीज होती हैं हर साल, डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज कितनी है, कितने नेवी को डॉक्टर्स चाहिए। ओके। और ये सीट शॉर्ट सर्विस भी होती हैं, जो 5 से 7 साल की, या परमानेंट कमीशन जो कम से कम 20 से 25 साल की, यानी लाइफ लॉन्ग, Okay. टिल यू अटेन द एज ऑफ 56 और 58 ईयर्स। ओके। तो ये परमानेंट कमीशन होता है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे मैंने बताया 5 से 7 साल, या कभी कभी 10 साल 14 साल, उनकी क्राइटेरियाज होती हैं। तो जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, उनके पास चॉइस होता है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का। हाँ जी। तो मैंने नेवी की जिसलिए ज्वाइन किया कि मुझे एक तो वाइट यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी, और नेवी के जो मेन पोस्टिंग्स होती हैं वो गिनी चुनी पोस्टिंग्स हैं, ओके। नॉट मोर देन 15-20 पोस्टिंग, ओके। और सारे बड़े शहरों में। हाँ जी। उस वक्त बॉम्बे, कैलकाटा, विशाखापट्टनम, अंडमान निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, गोवा, कोचिन, तो ऐसी जगहों पे पोस्टिंग थी। तो मैंने सच पूछे तो यूनिफॉर्म की वजह से, ओके। और सेकंड पोस्टिंग्स लिमिटेड थी, इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया। सर, अब इंडियन नेवी की बात आ रही है, तो अभी तक जैसे किसी से भी हम जिक्र करते हैं तो सबसे पूछते हैं इंडियन नेवी, तो वो सोचते हैं कि इंडियन नेवी में डॉक्टर का तो किसी को ऑप्शन भी नहीं आता है। हाँ जी। सो ये भी कुछ अलग अलग उनके जो विंग्स होते हैं उसके बारे में आप बताएं। हाँ जी, इंडियन नेवी के 3 जो मेजर। अब तो आजकल 4 हो गई हैं जो मेजर हेड क्वार्टर्स हैं। यस सर। उनके साथ सबसे बड़े बड़े अस्पताल जुड़े हुए हैं, ओके। जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल बोलते हैं, यानी उसमें हार्ट की सर्जरी से लेकर न्यूरो सर्जरी सारी होती हैं। ओके। तो सबसे बड़ा अस्पताल बॉम्बे में है, जो हेड क्वार्टर है वेस्टर्न नेवल कमांड का। ओके। वहाँ पे हॉस्पिटल का नाम है अश्विनी, जहाँ मैं पोस्टेड था, और वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी भी रहा मैं, और वो लगभग 1100 बेडेड हॉस्पिटल है। दूसरा हेड क्वार्टर है कोचिन में, जहाँ अगेन मैं पोस्टेड था, जहाँ मुझे अवार्ड्स भी मिले, वो भी लगभग 350-400 बेडेड हॉस्पिटल है कोचिन में, वो सदर्न नेवल हेड क्वार्टर है। एंड ईस्टर्न नेवल हेड क्वार्टर विशाखापट्टनम में, जो अगेन वहाँ भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो एज अ डॉक्टर जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, यानी सर्जन, फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट, ENT, जो भी आप बनना चाहते हो, उनकी पोस्टिंग थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, यानी अच्छे और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े शहरों में भी। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ बच्चों से अगेन कि आप अच्छा पढ़िए और खूब आगे अपने फ्यूचर में डिग्रीज कमाइए, सो दैट आपकी पोस्टिंग्स अच्छी हो, और आपका जो प्रोफेशनल जॉब है, प्रोफेशनल वर्क है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके। बट इनिशियल 4-5 सालों में आपकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में हो सकती है, जहां मैं था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर पोस्टिंग आपको एक एक्सपीरियंस देती है, आपको टफ बनाती है मेंटली। लेकिन सर, जहाँ पोस्टिंग की बात आती है, वो ये भी हमें समझ में आता है कि पोस्टिंग भी ईजी
मतलब हो सकता है आपने इजीली उसको मतलब अडेप्ट करा हो, लेकिन बहुत टफ टाइम भी गया होगा ऐसा कि जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम गए होंगे तो बहुत टाइम लगा होगा उस स्ट्रेस से निकलने में, कि एकदम आपने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में, तो वो सब चीज़ें भी होती थी? बस बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। मेरी जो पहली पोस्टिंग थी, वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में थी ओके। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो है, वो इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं ओके। और कैम्पबेल बे आइलैंड है, ओके। जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। Correct. मैं वहीं पोस्टेड था, पहली Okay. पोस्टिंग, यानी मेरी एज थी लगभग 24 साल। अच्छा। पेशेंट हमारे पास बिल्कुल नहीं थे और जो हमारी शिप्स कंपनी बोलते हैं वो Okay. लगभग 35-40 लोगों की थी और उनका मेन काम था, एयरपोर्ट हमारे पास है वहाँ पर जहाँ पे फाइटर नेवी के विमान उतरते हैं, एंड सिग्नल यूनिट था जो हम देखते थे, जिनका काम था मेनली सर्वेलेंस करना। ठीक है। तो मुझे अपना रोल समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था मैं कहाँ हूँ, Okay. क्योंकि मेडिसिन या डॉक्टर रिलेटेड चीज़ें बहुत ही कम है। Okay. कोई बीमार पड़ गया तो उसको एक टैबलेट दे दिया, कोई सर्जरी वैसे कुछ नहीं होती थी। तो मैं बड़ा दुखी था कि पहली पोस्टिंग, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं था, सच पूछे तो कभी कभी खाने की भी प्रॉब्लम हो जाती थी, Yes. क्योंकि एक आइलैंड है, वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ कोई टेलीफोन नहीं है, वहाँ कोई वायरलेस या टेलीविज़न या किसी की सुविधा नहीं है, टेलीविज़न एंटरटेनमेंट की, तो आप कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं? Correct. ये मेंटली टफ होता है। एंड Yes. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1997। ओके। तो उस समय हम क्या करते थे, जितने भी हमारे जो ब्रदर ऑफिसर्स और जो हमारे जवान थे, हम लोग साथ में बैठ के खाते थे, चावल दाल ही सही, कभी फिशिंग करके ले आते थे तो फिश खाते थे, कभी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल होती नहीं थी वहाँ पर, साथ में खेलना कूदना, तो एक तरह का भाईचारा का माहौल और आपस में टफ कंडीशन में कैसे एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे को बढ़ाना है, हाँ। बड़ी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पे किया था Okay. कि तू बीमार पड़ेगा तेरी ड्यूटी मैं करूँगा, ओके। वैसा। तो ये मेरे हिसाब से ये आपको शेप अप करने में बड़ा मदद करता है, ये सब हम्म। चीज़ें आपको टफ बनाता है। चिट्ठियाँ मुझे याद है कि जब हम चिट्ठी लिखते थे तो 1-1.5 महीने में घर पहुँचती थी Exactly. और वापस आने में भी उसके 1-1.5 महीने लगते थे। हाँ। तो ये सब ज़रूर दुखी होता था मैं कई बारी मन निराश होता था, लेकिन फिर हमारे जो साथी थे फिर हमें बाहर लेके आते थे। देखिए सर, अक्सर ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोस्ट साइड पे पोस्टिंग आए, आप शिप में हो, आप सी में बिल्कुल, होते हो, बिल्कुल। तो वो भी काफ़ी महीनों तक सी में रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और जो हमारी यंग जनरेशन है, ये तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से या फिर वाईफाई से इनसे कनेक्टेड होती है, तो बिल्कुल। फिर ये बच्चे जब उधर जाते होंगे Right. तो इनके लिए क्या इंस्पिरेशन रहेगी कि भाई अब तो सबसे कट ऑफ हो जाएंगे हम, जी, जी, फ़ोन बिल्कुल। हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बिल्कुल। तो आप कैसे अपने आप को मतलब रिजुनोवेट रखते थे ऐसे? हाँ, बिल्कुल। अभी एक और मैं बताना, मेरी एक पोस्टिंग थी आईएनएस विराट शिप पर। ओके। ये हिंदुस्तान का बहुत ही एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, बहुत ही नामी, और आई वाज ऑनर्ड टू Okay. बी पोस्टेड। आई वाज हेडिंग द सर्जरी डिपार्टमेंट ऑन दैट शिप। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसी तरह Okay. मेडिकल डिपार्टमेंट, आई वाज पीएमओ, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ आईएनएस विराट। तो जब ये सेलिंग पे जाते हैं तो हम लोग 40 दिन 50 दिन बाहर होते हैं ओके। घर से। हम्म। हमारे कोई गैजेट्स काम नहीं काम नहीं करते। करते। तो उसके 2-3 ऑप्शंस निकाले हमने, क्योंकि ये हमारे जो यंगर मेन थे शिप पे, सेलर्स, जो 20 से 25 साल वाले, और जो ओल्डर लॉट थे जो हम लोग 35 से 40-50 साल वाले, सारे एज ग्रुप था। तो आजकल के ज़माने में, ये मैं करीब 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आजकल के ज़माने में कंप्यूटर लैपटॉप है तो हम लोग लैपटॉप में मूवी ले गए, हाँ जी, कुछ अच्छा। डाउनलोड करके चले गए, अपने दौरान देखते थे। बट हमारा मेन काम अगेन था कि 5:30 बजे जो हमारी एयर स्ट्रिप थी जहाज़ पर, वहाँ एक्सरसाइज करना, योगा करना, खाने की हम लोग रसद जो है, जो हमारे राशन है वो अच्छा हुआ करता था। तो हम 4-4:30 बजे भी उनकी एक क्लासेस, एजुकेशनल वीडियोस, तो हम एंगेज रखते थे सबको। ओके, वो एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. और सर्टेनली जब जहाज़ चलता है तो थोड़ी सी हिलती है तो आपको नौजिया होता है, उल्टी होता है, कई लोग खा नहीं पाते हैं, Exactly. कई लोग फिजिकली सिक होते हैं और कई लोग होम सिक होते हैं। ओके। तो वो सब हमारा काम था एज ए डॉक्टर। हमारे साथ 4 डॉक्टर्स की टीम थी जूनियर, वो हमारा काम था उनको हौसला अफजाई करना। ओके। और हमारे पास एक ऑपरेशन थिएटर होता है उस जहाज़ पर। Okay. उस जहाज़ पर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं जो चढ़ते उतरते हैं। बट कुल मिलाकर प्रीति मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही सिखाने वाला। क्या बात है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं अभी भी वहाँ जाना पसंद क्या करूँगा। बात है, क्या बात है। तो देखिए सर, हमें बीच बीच में आप बच्चों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। देखिए जैसे हम स्कूल लेवल में हम पढ़ते हैं, हमारे को मोटिवेशन चाहिए होता है, तो ये बड़ी सिस्टम जो सर ने अभी कहा, क्यों ना हम अभी से अडॉप्ट करें, हम एक दूसरे के बड़ी बने और एक दूसरे की दुख और तकलीफ़ों को समझें, ताकि हम गैजेट से निकल कर थोड़ा टाइम अपने आप से बात करेंगे तो ये आपको आगे करियर में बहुत हेल्प करेगा। सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आपने बताया सिकनेस पे बात करी, होम सिक की बात करी, सो हाउ यू बैलेंस
बैलेंस दैट फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना, तो कहीं ना कहीं तो हम वो उसमें अटक जाते हैं, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा डॉक्टर्स का मल्टी रोल होता है, अनलाइक सिविल फ्रेटर्निटी जहाँ एक सर्जन है तो सिर्फ सर्जरी करेगा, करेक्ट, फिजिशियन है तो सिर्फ बीमारी देखेगा। हमारा जो फौज के डॉक्टर्स होते हैं उनका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल लेवल की परेशानियाँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सब में हमें कोर्सेज ट्रेनिंग दी जाती है एज अ डॉक्टर। और हमारे ये चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में है कि हम अपने जो मेन हैं, हमारी शिप्स कंपनी है, हमारे ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, उनकी क्लासेस भी लें, उनको बताएं। दूसरी चीज़ हम जो ध्यान रखते हैं कि लंबी सेलिंग नहीं होती, मैक्सिमम 2-2.5 महीने की होगी एक साथ, बट कई सेलिंग्स 15 दिन 20 दिन की होती है। हमारा काम ये होता है इंटरनेशनल वाटर पे जाना, पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया वहाँ देखना, साउथ में श्रीलंका के आसपास, इधर बे ऑफ बंगाल, तो ये सारे हम एक रेकी लेते हैं। जब हम सी में जाते हैं, एट सी बोलते हैं, तो हम मिसाइल फायरिंग होती है, वेपन्स टेस्टिंग होती है, और वहाँ मॉक ड्रिल्स होते हैं, हेलीकॉप्टर में हम कैजुअलिटी लेकर आते हैं, इवैक्यूएशन, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं सेलिंग में। एंड बिलीव मी, वो इंटरेस्टिंग होता है और आपको बिजी रखता है, हाँ, और हम इंश्योर करते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस लेते हैं जिनमें कोई भी सेलर या कोई भी व्यक्ति वो अपने मन की परेशानियां बताता है, और हम उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आप बताओ, वॉलंटियर करो, एंड वो हमारे पास बैठो। उनकी ड्यूटी सख्त नहीं होती है, और हम उसे अपने पास, जैसे हमारे जो सिक बे होता है हॉस्पिटल का, जो अस्पताल, वहाँ रख सकते हैं। तो ये चीज़ हर जहाज में हमने रखी है। और जो जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन या अडेप्टेबिलिटी, जो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, उसको लेकर फेमिलियल इश्यूज़ हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट फ़ोन्स होती हैं, वीडियो फ़ोन्स होती हैं, तो अगर कुछ वैसा है तो सर्टेनली हम इमरजेंसी में हम बेस पे कांटेक्ट करते हैं, और उनको बताते रहते हैं। हर सेलर की बात अपने फैमिली से हम करवाते रहते हैं, वो भी हमारे पास उसकी सुविधा होती है। तो कुल मिलाकर ऐसा माहौल रहता है कि सेलिंग के दौरान, या आप 1-1.5 महीने घर से दूर हैं, वो दूरी नहीं लगती। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और मैसेज जो यहाँ से आ रहा है सर की तरफ से, वो ये है कि आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा एक्टिविटीज़ में, तभी वो जो सिकनेस है या मुझे लोनलीनेस है, मैं लेफ्ट आउट हूँ, इन सब चीज़ों से, देखो अभी तो आप अपने घर पे हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, और सर तो उनकी बात कर रहे हैं, जब आप अपने पेरेंट्स से भी दूर जाते हो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप से भी दूर हो जाते हो, तब अपने आप को रखना, तो क्यों ना इसकी प्रैक्टिस अभी से हम शुरू करें। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप डॉक्टरी प्रोफेशन से हैं, सर्जन हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है मेडिकली, और पेशेंट को देखते देखते, तो उस समय अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए या स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या करते थे आप? बिल्कुल। एज अ सर्जन भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है, एंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, उस वक्त पूरे यूनिट में या पूरे हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, राइट फ्रॉम नर्सिंग केयर टू मेडिकल केयर, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। पर मेरा बहुत ही अलग किस्म का नेचर है। एक शौक है मेरा स्केचिंग करने का। मैं अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी स्केचिंग करता हूँ, वहाँ पर पेंटिंग करता हूँ, अच्छा मैं गाना गाता रहता हूँ, आई एम अ गुड सिंगर आई फील, और मिमिक्री करता हूँ। मैंने मे क्वीन बॉल या नेवी बॉल होस्ट भी किए हुए, जहाँ लगभग 10-12 हज़ार लोग आते हैं, डिग्निटरीज आती हैं, और फौज की जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे नेवी डे पे हमारा होता है बीटिंग द रिट्रीट, या एयर शो होता है, तो उसके पीछे की 1-1.5 घंटे की कमेंट्री होती है मैम, तो एयरक्राफ्ट को देखते हुए हम लोग बोलते हैं उसको, तो वो भी मैंने 2-3 बारी किया हुआ, जो दूरदर्शन या अलग अलग चैनल्स पर भी उसको रिलीज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ों से मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। ओके, और सर मैंने ये भी सुना है कि जब आपका ये मॉर्निंग टाइम शेड्यूल जो आपका ख़त्म हो जाता है, तो इवनिंग आवर्स में भी कुछ रिलैक्सेशन टाइम पे भी? एग्जैक्टली। नॉर्मली सारे शिप्स में सारे मेन 4:30-5 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, वो अपने घर जाते हैं, वाइफ्स और बच्चों के साथ सारे वॉक लेते हैं, बैडमिंटन, स्विमिंग खेलते हैं, एंड म्यूज़िक क्लब है हमारा, जिम्नास्टिक क्लब है, यू नेम एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर विद इट। तो उसमें सारे जो फौजियों के जो बच्चे भी होते हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़े, वो हर जगह कमाल कर रहे हैं। हमारी एक लड़की ने इंग्लिश चैनल को भी कई बारी क्रॉस किया है, शी इज़ द ओनली गर्ल, शी एंड मार्केट, शी इज़ अ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, उसको कान से कम सुनता है, डेफ एंड डम है वो लड़की। तो ऐसे जो हीरे हैं हमारे यहाँ, जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं, एंड वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, शी इज़ हार्डली 16-17 ईयर्स ओल्ड नाउ, सिमर है वो। तो ये सब चीज़ें हैं मैम। तो हम अपने आदमियों की भी देखभाल करते हैं,
उनके बच्चों की भी देखभाल। और उसको करने के लिए सर ने मंत्र आपको दे ही दिया है कि देखिए ये चीज़ जब आपको करनी है, आपको पता है हम अपने ऑक्यूपेशन से या अपने प्रोफेशन से कहीं जा तो सकते नहीं हैं, तो वहाँ रह के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये मैसेज स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि ऐसे ही आप अभी जिस भी क्लास में आपको स्टडी बहुत हार्ड लग रही होगी, ऐसे ही हम जिस प्रोफेशन में आते हैं वो हमें हार्ड लगता है, लेकिन हमारे पास उसके वे आउट होते हैं, वो हमें ढूंढने हैं। तो आप ये अपनी एक्सप्लोर कीजिए और सर के इस मैसेज को ज़रूर अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि आप पेंटिंग भी करते हैं, स्केचिंग भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं और स्टेज शोज़ भी मतलब आपने होस्ट किए हैं उस लेवल के, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये एक दिन का काम तो है नहीं सर, ये मुझे लगता है बिहाइंड द सीन चाइल्डहुड से कहीं इसकी जर्नी कनेक्टेड है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही मैम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से पढ़ा हूँ। तो मुझे याद है 6th क्लास में मैंने 1 एक्ट प्ले किया था और उसमें वो ऑल बॉयज़ स्कूल था, तो उसमें मुझे लड़की बना मैं और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला या एक्ट्रेस अगर कह सकते हैं वो, और उसमें एक फिल्म की हीरोइन बना था मैं, छोटा सा प्यारा सा। वो फोटो आज भी हमारे घर में पड़ी हुई है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने एलिक्यूशंस जो होती हैं, यानी हिंदी वक्तृता प्रतियोगिता अगर कहें, या कॉमेडी की जो हंसने वाली चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्निपेट्स, वो बोलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक दिन मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, थोड़ा बड़ा हो गया था, जब 11th-12th की बात है, तो मैं ऐसे ही कुछ कह रहा था कि भाई ऐसा है, देखिए हमारे साथ बैठिए आप लोग। क्या बात है। मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि विमल आपकी आवाज़ अमिताभ बच्चन की तरह लग रही है, तो व्हाई डोंट यू परस्यू दिस। तो उसको मैंने रिफाइन करना शुरू किया फिर, और उसके बाद फिर कई फिल्म स्टार्स की आवाज़ें निकाली, और ये सारी चीज़ों ने मेरा व्यक्तित्व है, मेरी पर्सनालिटी को डेवलप किया। एंड बिलीव मी, ये फौज में जाकर और भी निखरा या जो प्रखर हुआ, और मैं कई शोज होस्ट करने लगा एज अ डॉक्टर, एज अ ऑफिसर, नेवी क्वीन बॉल, और वो आज तक मेरे साथ है। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड स्टार्ट अर्ली, नेवर एवर हाइड इट, नेवर फील शाय। तुम जो करते हो, पागलपन भी हो वो प्लीज करो। उस पागलपन में किसी को अपॉर्चुनिटी दिखेगी। बिल्कुल सर, आप कुछ लाइनें भी गुनगुना दें, हमने आपका मिमिक्री वाला पोर्शन तो देख ही लिया है। एक किशोर कुमार का गाना है, वो सुनाता हूँ मैं आपको छोटा सा। हाँ जी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। क्या बात है सर, आपने तो इस पॉडकास्ट में जान डाल दी। और सच में चाहे वो आपकी मिमिक्री थी, चाहे वो आपका गाना था सर, सच में ये बच्चों को जरूर अच्छा लगा होगा। और आपने लाइव डेमो भी दे दिया है कि सच में अगर कुछ करना है तो चाइल्डहुड से ही शुरू करते हैं। सर, जो नेक्स्ट हमारे से जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा है, आपका हमने देखा है पूरा प्रोफाइल में कि आपने एज अ प्रोफेसर भी अभी रोल अदा कर रहे हैं, वो ट्विस्ट एंड टर्न कैसे आया सर्जन से प्रोफेसर का? मैम, लगभग आई पास्ड आउट इन 96, आई डिड माई MBBS। तो 96 के बाद से अब आज की तारीख में तो लगभग 29-30 साल होने जा रहे, 30 साल। जब आप 10 साल कंटिन्यूस किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो प्रोफेसर। पहले आप असिस्टेंट एसोसिएट, देन प्रोफेसर, फुल फ्लेज प्रोफेसर, उसके लिए हो जाते हो। तो मेरी पोस्टिंग्स के दौरान थोड़ी मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, मेहनत किया था मैंने, तो मुझे ऐसी पोस्टिंग्स मिली जो मेडिकल कॉलेज थी, जैसे अश्विनी हॉस्पिटल जो मैं बॉम्बे की बात कर रहा था वो, या विशाखापट्टनम में जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे मेडिकल कॉलेज हैं। वहाँ फैमिली मेडिसिन या सर्जरी, ऑप्थाल, सब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो ऐसी जगह पे मैं लगभग टोटल 12-13 साल रह गया अपनी पूरी करियर के दौरान। मेरा पूरा करियर 24 साल के आसपास रहा नेवी में, जिसमें से 12-13 साल बड़े हॉस्पिटल्स में रहा। तो इसलिए मैं उसके लिए एलिजिबल हो गया, उसके एग्ज़ाम्स भी दिए मैंने, बच्चों को पढ़ाता रहा।
और मैं इसलिए एसोसिएट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर बना। उसके दौरान मैंने कई जर्नल्स होती है, मेडिकल जर्नल्स, उसमें पेपर्स लिखे हैं, पब्लिश हुए हैं, और फिर एग्जामिनर भी बना मैं। तो जो मेडिकल या एकेडमिक्स जो है उसकी भी बड़ी सुविधा है इंडियन डिफेंस सर्विसेज में। Okay. तो जो बच्चे या जो डॉक्टर्स चाहते हैं कि मैं एकेडमिशियन बनूं, ओके, या वो चाहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूं अच्छा, मेडिकल के द्वारा, ओके, उसकी भी सुविधा है। हमारे एक बड़े जूनियर है, मेरे मित्र भी हैं, वो MBBS के बाद उन्होंने MD किया, फिजिशियन बने। अच्छा, उसके बाद 2 साल का फौज में या 3 साल का स्टडी लीव मिलता है। वाओ, ग्रेट, वो IIT बॉम्बे गए अच्छा, और उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी में उन्होंने PhD की, क्या बात, और उसके द्वारा कई चीज़ों को पेटेंट, उन्होंने कई चीज़ों का आविष्कार किया हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड, उनका भी बड़ा नाम है। तो एक तो एकेडमिशियन आप बन सकते हो, Okay. दूसरा एज अ करियर व्हेन यू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर, Yes, तो yes. वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको तय करना है कि आप क्या बनना कहाँ चाहते जाना है। तो सर इसमें अवार्ड्स और कमेंडेशन के बारे में आपका क्या है कि कुछ स्पेशल होते हैं और ये आगे हमें हेल्प करते हैं, बेनिफिट करते हैं हमारे प्रमोशन में? हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास जो बड़ी पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, जिसमें जो मेहनत करते हैं, ओके, जो जवान, जो ऑफिसर्स मेहनत करते हैं, उनको समय समय पर अवार्ड दिया जाता है। ओके, अवार्ड 2 स्तर का होता है, एक कमांड लेवल पे कमांडिंग इन चीफ FOCNC अवार्ड होता है, ओके, और एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यस सर, उनका कमेंडेशन होता है। तो आपके हिसाब से अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट को रिकग्नाइज करता है, चाहे आपने किसी की जान बचाई है एज ए डॉक्टर, या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर बहुत अच्छा कुछ रोल किया, तो Okay, तो कमेंडेशन मिलता भी है। दिया तो जाता है। देखिए ये जो हमारी जर्नी होती है ना अवार्ड्स लेने की, जो हम बचपन से करते आते हैं, फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाते हैं, ये एंड नहीं होती है। तो जैसे सर बता रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में होगा, आपको अपना 100% अगर करने की हैबिट होगी तो वो आपको आगे ज़रूर एक्सेल कराएगा। सर हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो लेडी ऑफिसर होता है, ठीक है, या मेल ऑफिसर है, उनमें कोई डिफरेंस होता है, कुछ उनके अलग यूँ कहीं बेनिफिट्स मिलते हैं लेडी ऑफिसर्स को एज कम्पेयर टू मेल? कोई जेंडर बायस नहीं है हमारे यहाँ, सबसे अच्छी बात है। ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ से लास्ट डेकेड, मतलब 10-15 साल से तो लेडी ऑफिसर्स तो हमारे पास लगभग 20 सालों से हैं। ओके, हाँ, और आजकल तो हमने लेडी सेलर्स में जो लोअर रैंक्स होते हैं वहाँ भी लेना शुरू कर दिया, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो। ओके, लेडीज़ की पोस्टिंग शिप्स पे होती हैं, उन्हें बराबर का मौका है कि वो काम करती हैं जो एक मेल ऑफिसर या मेल जवान करता है, चाहे वो वेपन ट्रेनिंग हो, चाहे उनकी शिप पे पोस्टिंग हो, चाहे उनकी कमेंडेशन का हो या करियर प्रोफाइल हो, दोनों का बराबर है मैम। ओके, बिल्कुल तो ये कोई भेदभाव है ही नहीं, बिल्कुल हमारी फोर्सेस में है ही बिल्कुल। नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कई जगह हम लेडी ऑफिसर्स प्रेफर करते हैं। ओके, एजुकेशन ब्रांच में, लॉजिस्टिक में, दे आर वेरी टैलेंटेड, उनका जो, और वेरी बैलेंस्ड ऑल्सो मेंटली। यस सर, तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं अपने 10 लोगों की टीम में 6 या 7 लेडीज क्या रखूंगा बात है, बिल्कुल, और 2-3 जेंट्स। वाओ सर, व्हाट अ गुड मैसेज सर। सर अब नेक्स्ट जो बात आ रही है वो ये है कि जब हम फोर्सेस छोड़ देते हैं या हमारा टेन्योर पूरा हो जाता है, तो व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव? मैम जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको 6 महीने का सरकार की तरफ से, डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आप कोई मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं जो आपको नेक्स्ट इनिंग्स में करियर के मदद करती है। ओके, और बिलीव मी, कोई भी, चाहे वो शॉर्ट सर्विस हो या परमानेंट ऑफिसर हो, सिविल स्ट्रीट में जहाँ बाहर जब हम ट्राई करते हैं तो उनकी डिसिप्लिन के लिए, उनके ऑनर के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए कई सिविल कंपनियाँ, बड़ी से बड़ी, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, राइट फ्रॉम अमेजॉन टू TCS से लेकर कोई मेडिकल कॉलेज या डॉक्टरी की बात करें, वो उन्हें तुरंत ले लेते हैं मैम। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने 24 साल के बाद छोड़ा, मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी थी ओके, और उसमें मुझे ही चूज़ करना पड़ता था मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हाँ होते मैम, हैं। ये डिफेंस फोर्सेस का बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, सब पेरेंट्स से रिलेटेड बात करेंगे कि जो पेरेंट्स हैं आज की जनरेशन के, वो ही मेरे को लगता है बच्चे के गाइड भी होते हैं, मेंटोर भी होते हैं, और वो उन्हें मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए कि वो फोर्सेस से रिगार्डिंग, कि वो उनको एनकरेज करें या फिर जो चल रहा है ट्रेंड उसी को फॉलो करें? पेरेंट्स चाहे उनके बेटी हो या बेटा, यस सर, मेरे हिसाब से दोनों डिफेंस फोर्सेस के लिए उतने ही सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, मेडिसिन लाइन में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं या टेक्निकल कोई ब्रांच है जाएं, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एज अ पेरेंट्स, मैं और ज़्यादातर जो फोर्सेस है मेरी वाइफ का, उन्होंने ही डिसाइड किया, हम लोगों ने मिल के, कि हमारे 2 बेटे हैं अच्छा, और दोनों ही हम चाहते हैं कि डिफेंस फोर्सेस Wow, में जाएं। great. आज के इस ज़माने में वेरी ट्रू, पे और अपॉर्चुनिटीज़
वो बिलीव मी मैम, वो दोनों बहुत अच्छे हैं डिफेंस में। इनफैक्ट आप शाम को जो क्लब्स होती हैं, आपकी हॉबीज़ होती हैं, अगर आप स्विमर बनना चाहते हैं, आप गोल्फर बनना चाहते हैं, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, आर्चरी करना चाहते हैं, बॉक्सिंग करना चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं एज अ यंग पर्सन, और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कॉमनवेल्थ गेम्स जा सकते हैं, ओलंपिक्स जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर सुविधा फ़ौज के अलावा कहीं और है, जहां आपको सरकारी खर्चे पर, सरकारी जो बोलते हैं सुविधाओं पर आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं इस बात का मुझे बहुत आई फील वेरी प्राउड कि माय वाइफ आल्सो शी एंड वी हैव डिसाइडेड टुगेदर कि दोनों बच्चे हमारे, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल मैम। सर अब एक बात पूछूंगी, जो आपने भी लाइफ बताई नेवी की स्पेशली, तो आपके अकॉर्डिंग क्या मैसेज देंगे कि लाइफ इन नेवी कैसी होती है? मतलब उसकी अगर हम रेटिंग करें आर्मी और एयरफोर्स से, तो कंपैरिजन करें, तो व्हाट अबाउट दैट इन योर व्यूज? मैम एज ए डॉक्टर मैंने आर्मी के भी कई अस्पतालों में काम किया है। उधमपुर में पोस्टेड रहा मैं, पठानकोट में रहा, दिल्ली में रहा पोस्टेड, अम्बाला में, तो ऐसे कई जगह जहाँ मैं रहा कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, महीनों के लिए रादर। तो आर्मी हो या एयरफोर्स या नेवी, इन सब के अपने चैलेंजेस हैं और अपने मज़े हैं मैम। सबसे अच्छी बात है कि आप हिंदुस्तान को बहुत करीब से देखते हो। वेरी ट्रू। जो एज ए मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके हम लोगों ने लगभग 24-25 स्टेट्स देख लिए हिंदुस्तान के, जहाँ रहे हैं हम लोग, एंड वहाँ के कल्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप सिविल नौकरी में नहीं पा सकते, डिफेंस के थ्रू होता है। आर्मी की लाइफ थोड़ा सा कहते हैं टफ होता है, क्योंकि अब किसी कश्मीर पोस्टिंग हो गई तो टफ है, नॉर्थ ईस्ट हो गई तो टफ है, लेकिन वो टफनेस बाहर से है। जब आप अंदर उस जगह पे उस यूनिट में पोस्टेड हैं, वहाँ आपको वो सारी सुविधाएं हैं। आजकल तो ऑफ कोर्स संचार की व्यवस्था, दूरसंचार की व्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ हो गई है, अच्छी हो गई है। तो देयर इज़ नो आई मीन डर्थ ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस एरा। तो आप कहीं गुवाहाटी में, कालिम्पोंग में, तवांग से लेकर आप कुपवाड़ा कहीं भी बैठे हो, यू आर वेल कनेक्टेड। तो वो छोड़ दीजिए आप उसकी बात। टफनेस जो है टेरेन का होता है, पहाड़ का हो या समंदर में हो, वो उस कोई टफनेस नहीं है, वो आपको हीरे को तराशने में मदद करता है। बिल्कुल सर। अब जैसे स्कूल की बात करें तो एनसीसी हम कहते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के लिए या स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए कोई मैसेज? मेरे हिसाब से जिन जिन स्कूलों में एनसीसी रहा और है, उसको अनिवार्य करना चाहिए, वो सिलेक्शन पे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एवरी स्कूल शुड हैव सम ब्रांच ऑफ एनसीसी, वेदर इट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मैं भी जब छोटा था, यंग था, तो हमारे स्कूल में भी एनसीसी था। सर। और एफएमसी में जब मैं रहा, वहाँ भी एनसीसी होता था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट था मेरे पास। इनफैक्ट मेरी वाइफ जो चंडीगढ़ से, मैं उनसे भी बात करता हूँ, तो वो कह रही थी कि उनके पास भी एनसीसी था। सेक्रेड हार्ट स्कूल की बात करें तो जो प्रिंसिपल है या जो मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, दे शुड मेक इट अ कंपल्सरी थिंग, बिकॉज वो स्टूडेंट को एक हेल्दी माइंड देता है, एक डिसिप्लिन माइंड देता है, जो उनकी अल्टीमेटली पढ़ाई में ही मदद कर रहे हैं। उनके जो सर्वांगीण विकास जो कहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें काफ़ी मदद करता है। सो आई स्ट्रांगली एडवोकेट दैट एवरी स्कूल शुड हैव एन एनसीसी विंग। ओके, तो हमारे जितने भी कैडेट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास 6 में हैं, आपको सिर्फ 2 साल वेट करना है और स्कूल में 8th क्लास में अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, तो प्लीज़ जाइए और उसे ज़रूर अवेल कीजिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपका इस समय, जब आपने इतना पूरी लाइफ का अपने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू जनरेशन है? जो न्यू जनरेशन जो एनसीसी में है, हाँ, चाहे वो एनसीसी कैडेट्स हों, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर उन्हें फोर्सेस में जाना है तो किस तरह से उनको अपनी लाइफ को जीना है, अभी से क्या उनको छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने चाहिए जो उनको हेल्प करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसको एक लाइन में तो मैं समराइज नहीं कर सकता हूँ, बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड 6 के हों, 5th 6th ऑनवर्ड्स, जो भी बच्चे हैं, मुझे चाहिए कि वो बच्चे डिसिप्लिन रहें। Exactly. मुझे चाहिए कि वो वैसे कंस्ट्रक्टिव काम करें जो कहीं ना कहीं उनके टैलेंट और हॉबी से लिंक्ड हो, टैलेंट को बढ़ाएं, और वो अल्टीमेटली वो एक देश के विकास में मदद करता है, वो सब टैलेंट उनका। और इसके लिए एनसीसी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। पेरेंट्स, टीचर्स या जो गाइडिंग लाइट्स होते हैं बच्चों के, दे शुड एनकरेज दिस किड्स, एंड किड्स को चाहिए कि वो अपने टीचर्स या पेरेंट्स की सुने, क्योंकि उनसे बड़ा और उनसे बेहतर
कोई नहीं सोच सकता बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जाते जाते हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? एक ही मैसेज है, यू आर नेवर अ लूजर until you quit trying. Okay. So you keep on trying, don't lose heart, Yeah. have patience, and God is there, He will reward you. क्या बात है सर, आपके लिए मैं एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि हमने अपने इस पॉडकास्ट में पहली बार एक ऐसे डॉक्टर देखे हैं जिनके चेहरे से पूरी रिकॉर्डिंग में स्माइल नहीं गई है। Thank you so much. सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ईच एंड एवरीवन हूसोएवर इज़ लिसनिंग कि देखिए जर्नी कितनी सिंपल है और सर ने कितनी सिंपली आपको बता दिया है। बस अब दोस्तों आपकी बारी है, आपको स्टूडेंट्स करना है, एक्सेल करने के तरीके भी बता दिए, पेरेंट्स को भी बता दिया कि उनको कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता दिया। बस अब जंग हमारे साथ ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, जय हिंद। Thank you.